श्यामपुर के लक्कड़ घाट की गली नंबर 3 में पूर्ति विभाग की टीम ने गैस की कालाबाजारी का बड़ा पर्दाफाश किया है। टीम ने 5-10 नहीं बल्कि 146 घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त की है। 5 बिजली की मोटर चलित रिफिलिंग किट, रिफिल करने वाली 15 बांसुरी और एक इलेक्ट्रिक तराजू भी बरामद किया है। पूर्ति निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने गैस की कालाबाजारी करने वाले अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी धरपकड़ को प्रयास तेज कर दिए हैं। ये जो रिफिलिंग का विषय है ये बड़ा गंभीर है और जहाँ भी कहीं क्षेत्र में यदि कोई रिफिलिंग की शिकायत आती है तो हमारे द्वारा इसमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये बड़ा जो है पब्लिक से, जनता से जुड़ा विषय है। और जहाँ भी कहीं क्षेत्र में यदि कोई गैस रिफिलिंग की कोई जानकारी किसी को मिलती है तो वो जो है हमारे संबंधित क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर्स हैं, निरीक्षक हैं या ARO हैं या हमें जो है उसकी सूचना दें तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और किसी को भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथ डंडा लेकर उपद्रव करने वाले समर्थकों को शांत कराना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने प्रत्याशी को हारता देखते हुए कुछ नेताओं और समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। जैसा कि सुनने में आया है कि व्यापार मंडल की जो संचालन समिति है उसके द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी जो प्रत्याशी हैं वो सारे प्रत्याशी ने इसमें शिकायत दर्ज करा रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव संचालन समिति द्वारा उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसका प्रति उनमें आक्रोश भी था। और उसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट भी हो गई उनका मतलब उनको भी लगा कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, उसमें भी वोटों की गिनती में बड़ा कोई परिवर्तन आ रहा था, जिस वजह से इतना सब ये तमाशा हुआ है। और इसमें तथाकथित कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी एक हाथ है कि जो चाहते हैं शहर में बदअमनी हो और उसके लिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया। तो हम कहना चाहते हैं कि व्यापार मंडल का एक छोटा सा चुनाव है, इसमें इस तरीके की हरकत जो कांग्रेसियों द्वारा की गई वो नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा अजीब सा वो था। तो क्योंकि शहर हमारा है, हम शहर के हैं और हमारे दायित्व बनता हम सब लोगों का मिलजुल करके कि शहर में अमन व चैन बना रहना चाहिए और इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरा को तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है। अपना आक्रोश था प्रत्याशियों द्वारा वो दर्ज कराया गया है। ये कहूँगा कि प्रशासन कहता है ऊपर से फ़ोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है, चुनाव समिति पे दबाव बनाया और चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे। इसलिए जो है जबरन एक चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज दिखी है। प्रशासनिक अमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक अमला है जो परसों जो है अशोक फार्म में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियाओं के साथ जमीन जुतवा रहा था। और मैंने खुलेआम यहाँ के उप जिलाधिकारी और प्रशासन को कहा है कि सरकार बदलेगी तो जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये इसी उत्तराखंड में नौकरी करेंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी, समय बदलेगा, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें हम जरूर देंगे। देखिए, ये जो है निर्णय चुनाव समिति जो संचालन समिति है ये निर्णय लिया कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो इसी वजह से अभी के लिए उन्होंने मतगणना रोकने का डिसीजन लिया। तो चुनाव समिति नहीं करनी। आपने खुद देखा खुलेआम गुंडागर्दी करी है बाहर के लोगों ने आके, जिनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था। निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। भाई साहब, मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, तो मैंने पब्लिक के लिए काम करा है। मैंने मेहनत करी है। इन्होंने क्या करा, 25 दिन आगे आए, पहले चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? मैंने 6 साल से मेहनत करी है, मैं काम करा है, लोगों पब्लिक के लिए काम करा। आज ये हारने के कगार में, तो ये खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम पता नहीं कौन लोग हैं। और मैं मतलब जबरदस्ती इस तरह की हरकतें करना, बाहर के व्यापार मंडल से इन लोगों को क्या लेना देना? भाई हमारे व्यापारी को चुनाव है, व्यापार मंडल में राजनीति का क्या मतलब होता है? बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैंने मेहनत करी है, 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 25 दिन पहले आए तो चुनाव को जीत जाएगा क्या? अब हारने के डर की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। या आपने पुलिस सबने देखा है, सबने देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ है। अरे तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है तो शासन प्रशासन बैठा लो, उसके सामने काउंटिंग करा लो। कोतवाल साहब में बैठे, उनके सामने काउंटिंग करा लो, पूरा बैठो अपने सामने काउंटिंग करा लो। काउंटिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है?
देखिए आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा का सबसे गंदा चुनाव हुआ है। शुरू से ही सुबह से धांधली और गुंडागर्दी, मैं दिन भर इनसे लड़ता रहा। ये सुनियोजित तरीके से मैं प्रत्याशी था, सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए उन्होंने दिन भर प्रयास किए और मैं दिन भर धांधली। ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव, इसमें रिक्शा वाले तांगे वालों से वोट डलवा दिए, लड़कियों जो स्कूल में पढ़े बच्ची हैं उनके वोट से डलवा दिए। मैं रोकता रहा, गुंडागर्दी करते रहे और जब उसके बावजूद भी ये नहीं रोक पा रहे थे तो इन्होंने काउंटिंग में बवाल किया और वोट गायब किए। अभी सिर्फ कोषाध्यक्ष की काउंटिंग हुई, उसमें वोट गायब कर रखे इन्होंने यहाँ चुनाव संचालन समिति के लोगों ने। अगर उसके बाद महामंत्री और जब मेरे अध्यक्ष की काउंटिंग होती तो मुझे उम्मीद थी कि ये 200-250 वोटों का इन्होंने अंतर अभी भी कर रखा है, वोट गायब करके। उसका हमने आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया और धांधली का आरोप में जब ये पकड़े गए, वोट काउंटिंग जितनी मतगणना हुई थी उससे जितने वोट पड़े थे मतगणना टाइम उससे कम निकल रहे हैं और लिस्ट में इन्होंने चढ़ा रखे उससे कम निकलने तो वोट कहाँ गए, उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं देंगे मतगणना रुकी रहेगी और हम ये मतगणना होने देंगे, जबकि अभी महामंत्री और अध्यक्ष की मतगणना बाकी है, सिर्फ कोषाध्यक्ष की हुई है। ये धांधली खुली और उन्होंने स्वीकार किया धांधली हुई है और हम उसको रोक नहीं पाए। दिन भर गड़बड़ हुई, हमने तो रोक नहीं पाए और अब ये वोट बता नहीं पा रहे कि जो गायब वोट है वो कहाँ गए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह लेगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है, जिस पर पक्ष विपक्ष सबकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आइए जानते हैं अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स की क्या प्रतिक्रिया है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आज वजूद में आ गया है। दिल की गहराइयों से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद, आभार। अब अल्पसंख्यकों के तमाम संस्थान देवभूमि उत्तराखंड में खुल सकेंगे। उनका सिलेबस ये जो प्राधिकरण है वो तय करेगा और हमारा मानना है कि जो मदारिस हैं, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, उनको भी अब समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा। वो भी अब सब कुछ पढ़ पाएंगे। उनको भी अब जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद है उससे उनको जोड़ा जाएगा। अब मेरे बच्चों को भी अब जब सब कुछ पढ़ेंगे तो खुला आसमान मिलेगा। वो सब समाजों को पढ़ पाएंगे, देश की परिस्थितियों को जान पाएंगे, सारे अलग अलग विचारों को समझते हुए अपने धर्म पर मजबूती से चल पाएंगे और इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। एक दूसरे के मजहब से का सम्मान करो और अपने मजहब से प्यार करो। मुझे लगता है कि उस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनेंगे। हाफिज कुरान के साथ साथ अब वो सब कुछ कर पाएंगे। अब उनको पूरा आसमान मिलेगा, उड़ने के लिए पर मिलेंगे। सरकार की एक बहुत शानदार पहल और जो मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान वो देखना चाहते हैं, मुझे लगता है ये भी देवभूमि उत्तराखंड से साकार होगा। उत्तराखंड के बच्चे हम सैन्यधाम भी हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे और पॉजिटिव वे में शिक्षा को ग्रहण करते हुए एक देश को मजबूती करने के साथ साथ अपने मजहब पर चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि हर तरफ से इसका स्वागत होगा। बहुत शानदार निर्णय और इस निर्णय को जब बात हिमालय से निकली है तो अलग अलग कोने कोने तक देश के पहुंची है और देश ने उसे बड़े सम्मान से लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक विचार है, ये विचार भी देश के कोने कोने तक जाएगा और वहां की सरकार इसे हाथों हाथ लेंगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खटीमा के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथ डंडा में लेकर उपद्रव करने वाले समर्थकों को शांत कराना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने प्रत्याशी को हारता देख कुछ नेताओं और समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया है। देखते ही देखते अफरा तफरी इस कदर बढ़ गई कि मौके पर उपस्थित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मतगणना को स्थगित कर दिया। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रखा। देखिए मत तो गने ही नहीं गए तो कम थे कहां से आएगा। 27 मत कम थे। मत कम होना कहीं अपराध नहीं, मत ज्यादा होना अपराध है। एक आदमी को 3 बैलेट आप डालने के लिए दे रहे, हो सकता है वो दूसरे बक्से में निकले, हो सकता है आदमी 1 बैलेट ले जाए वापस। अगर मत ज्यादा निकलते तो आप कहते कि चुनाव वालों ने गड़बड़ करी है। मत कम निकले हैं तो चुनाव वालों की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो है कि रुकवा दी काउंटिंग। ये तो आप उनसे पूछिए जाके चुनाव के अधिकारियों से और पत्रकारों से जो वहाँ उपस्थित थे, किसने रुकवाई काउंटिंग, किसने वहाँ हंगामा किया। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ, जो अधिकारी वहाँ आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आए हैं
तो मैंने उनसे जरूर कहा कि तुम अधिकारी एक नंबर के भ्रष्ट हो, बिना किसी जो है हाईकोर्ट या कोर्ट के आदेश के बगैर तुम खेत जुतवा रहे थे किसान का, और तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। मैंने कहा जरूर, और मैंने ये भी कहा कि सरकार बदलेगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमे होंगे क्योंकि तुमने अपराध किया है। और मैं आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूँ, जिनको मैं कह के आया हूँ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे सरकार बदलने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। और मैं हाईकोर्ट भी जाऊँगा व्यक्तिगत, हाईकोर्ट जाकर आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस के नेता ने अपना मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आगे की कार्ययोजना के बारे में बताया भी गया, जिसमें 8 फरवरी को देहरादून के परेड मैदान में महापंचायत की जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सीबीआई जांच को नकारा जाता है, जिसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि क्योंकि सीबीआई जांच एक ऐसे व्यक्ति की एफआईआर पर की जा रही है जो अंकिता के परिवार से किसी भी तरह ताल्लुक नहीं रखता। वहीं इंडिया अलायंस के सदस्य और भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने भी कहा कि महापंचायत का हम समर्थन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों के भी शामिल होने की अपील करते हैं। में जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है, जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य के निर्माण की जो बुनियाद है, वो बुनियाद हिल रही है, वो बुनियाद जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। तो आज उस बुनियाद को बचाने की लड़ाई भी है। ये अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी को सजा मिले, वो कानून के दायरे में आए, ये राज्य की बुनियाद बचाने की लड़ाई का हिस्सा है। नहीं, देखिए, शिकायतकर्ता अचानक प्रकट हुए, इसलिए संदिग्ध और संदेह के घेरे में। जोशी जी 3 साल तक दिखाई नहीं दिए इस पूरे घटना में। अचानक सरकार द्वारा निर्देश के द्वारा और उनको सामने लाया गया, इसलिए इस पूरे प्रकरण में लगातार जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, वो बड़े संदेह के घेरे में लाता है। इसलिए हमारा उस पर बहुत गहरी चिंता है और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। कि एक तो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए 8 फरवरी को एक महापंचायत होने जा रही है, तो उस महापंचायत का इंडिया गठबंधन समर्थन करता है। हम ये अपील करते हैं कि भारी तादाद में आम जन उस महापंचायत में शामिल हों। और इसमें जो अभी सीबीआई की जांच हुई है, 2 फरवरी को सीबीआई ने मामले को टेकअप किया है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से एक संदिग्ध चरित्र व्यक्ति का इसमें प्रवेश कराया गया है, उनको शिकायतकर्ता बनाया गया है, उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो इसमें शिकायतकर्ता हों, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जिसका परिवार से कोई लेना देना नहीं, जो पीड़ित नहीं है, जो उस पक्षकार नहीं है, उसको यदि शिकायतकर्ता बनाया गया है, तो सरकार की कोशिश सीबीआई जांच के जरिए भी फिर अपने ही वीआईपीज को बचाने की है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से एक बड़ा और सख्त फैसला लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुपालन में अब कॉर्बेट के सभी पर्यटन जोनों में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के लिए मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये नई व्यवस्था आज से प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो मोबाइल फोन का बैन है वो आया हुआ है कि टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल हैबिटेट में ये फोन का यूज बंद रहेगा। तो इसके लिए हमने व्यवस्था की है, जो कि दैनिक भ्रमण पर जाने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए प्रत्येक गेट पर लॉकर की व्यवस्था की है, जिसमें टूरिस्ट अपने एक गाइड के माध्यम से फोन को जमा कर सकेंगे और साथ में सफारी के बाद में वो फोन को वापस लेके जा पाएंगे। सिमिलरली जो नाइट स्टे के टूरिस्ट हैं उनके लिए भी हमने बॉक्सेस की व्यवस्था की है, जिसमें उनके वन विश्राम भवन तक पहुंचने से पहले जो बॉक्सेस में हैं उनमें फोन लॉक करके दिया जाएगा और उनके जो संबंधित वन विश्राम भवन में पहुंचने के बाद जो वहाँ के रिसेप्शन में कार्य वो है वो उनको फोन हैंड ओवर कर देंगे और उनको विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको अनुरोध किया जा रहा है टूरिस्ट को कि अपना फोन सफारी के दौरान ना लेके आए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।